नमस्कार दोस्तों। आज का हम इस वीडियो में CISF के जो वाहन चालक ड्राइविंग के लिए जो भर्ती निकला है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा यह वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है। आप वीडियो देखने से पहले शायद कितने मिनट का वीडियो ये तो चेक ही कर लिया, बट इस वीडियो में मैं हर एक इंपॉर्टेंट बिंदु को पहले से मार्क कर चुका हूँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको एक एक बिंदु को मैं विस्तार से समझाने वाला, जो बहुत सारा मतलब बीच में रूल्स हैं। आप यदि बिना जानकारी के फॉर्म भर दिए हैं तो आपका किसी भी स्टेज में आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है वो जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ऐसे बिंदु को मैं पहले से मार्क कर चुका हूँ जो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। ये CISF की नोटिफिकेशन का पूरा PDF है, मैं इसको ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। यहाँ स्पष्ट में लिखा है हेडिंग में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो ये है आपका आरक्षक चालक और आरक्षक सा पंप ऑपरेटर के लिए निकला है, ठीक है। अग्नि सेवाओं के लिए चालक की भर्ती यह 2024 का नोटिफिकेशन है और भर्ती प्रक्रिया 2025 में हो रही है, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का जो दिनांक है 3 फरवरी 2024 से 4 मार्च 2025 तक आपका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के अंतिम तिथि और समय यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। 4/3/2025 को 11:59 में आपका रात को विंडो या वेबसाइट बंद होने वाला है, ठीक है। यहाँ पात्रता की बात करें तो यहाँ सिर्फ आपके भारतीय पुरुष ही ये आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। भारत के और पुरुष ही केवल, ठीक है, मेल ही आपको ये फॉर्म भरने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर्ती की बात करें तो आरक्षक चालक और आरक्षक सा पंप ऑपरेटर के लिए यह भर्ती है, ठीक है। उसके बाद नीचे पे मैट्रिक की बात करें तो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये और लेवल 3 के अनुसार ये वेतन है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं ये समय समय के साथ और भी इसमें अन्य जो केंद्रीय सिविल सेवाओं द्वारा अधिसूचित होंगे वे सब आपको बीच बीच में लागू होंगे, बट लेकिन जो बेसिक वेतन है वो दिया जाए, ठीक है। और यहाँ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में अज्ञात परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन संबंधित लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। नेक्स्ट, अभ्यर्थी को केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 आवेदन है, मतलब 2 प्रकार का पद है ना, तो इसमें आपको एक ही आवेदन पत्र भरना है और उसी में आपका वरीयता देना चाहिए, ठीक है, कि आपको कौन सा पहले पद को आप पहले देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो वरीयता आप फॉर्म भरने में दिए हैं वही आपका अंतिम होगा और लास्ट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा, आपको ऑफलाइन या ईमेल वगैरह किसी के माध्यम से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया क्या क्या से गुजरना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भर्ती प्रक्रिया दिया है, शारीरिक दक्षता, ठीक है, पहले फिजिकल है, फिर मेडिकल है, उसके बाद फिर लास्ट में लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा, फिर लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट या मेडिकल परीक्षण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल, मेडिकल, फिर लिखित, अच्छा सॉरी, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा और लास्ट में मेडिकल होगा, उसके बाद आपका लास्ट का प्रोसेस जो भी नियुक्ति वगैरह का रहेगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा कैसे होगा, आपका कंप्यूटर बेस आधारित CBT मोड में होगा, ठीक है, या फिर OMR सीट के आंसर होगा। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, ये लास्ट में आपको डिसाइड करेगा कि प्रवेश पत्र में ही दिया जाएगा, ठीक है। और ये 2 भाषा में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित किया जाएगा इस परीक्षाओं को, ठीक है। या फिर OMR सीट में हो सकता है या फिर CBT, यहाँ दोनों ऑब्लिक करके दिया हुआ है, ठीक। तो जो भी है आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपेक्षाकृत पात्रता प्रमाण पत्रों को दस्तावेज मूल प्रतियों के साथ सत्यापन PET PhD दस्तावेज ट्रेड समय के अनुसार ये किया जाएगा, ठीक है। जो भी है ट्रेडिंग के समय आपका ये सब का सत्यापन किया जाएगा। और ये है भर्ती अखिल स्तरीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा, सेंट्रल लेवल के स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सभी सेंट्रल के अभ्यर्थी, मतलब पूरे भारत के अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र होंगे, ठीक है। आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप भर सकते हैं। अंतिम परिणाम अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा, जो उनकी शारीरिक मानक परीक्षा PhD, शारीरिक दक्षता परीक्षण PET, दस्तावेजीकरण, ट्रेड, स्त्री शिक्षा परीक्षण, इस अधिसूचना में अन्य शर्तों को आहारता प्राप्त करने के अधीन होंगे, ठीक है। जो भी मतलब आपका पूरा ये प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद ही आपका ये सभी मतलब परीक्षाओं से जो पास होके आहारता प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं के अधीन ये प्रक्रिया किया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। आपका जो आवेदन पत्र है
आपका वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको किसी भी ऑफलाइन मोड या फिर डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र आपको इसके वेबसाइट में मिलेगा। ठीक है, ये वेबसाइट दिया हुआ है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ पे आपका आवेदन पत्र मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भर्ती के किसी भी चरण के लिए आवेदन पत्र जारी करना पद के लिए अंतिम चयन नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये बता रहे हैं, जैसे आपका आवेदन पत्र जारी कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म या फिर आपका आवेदन या फिर आपका भर्ती कंप्लीट सभी स्तर के लिए मान्य होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो बस आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ सही रहेगा, तो उसके बाद ही आपका हर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए आपका आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025। अभ्यर्थी के पात्रता, अर्हता, आयु, शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि मान्य होगी। तो समझ रहे हैं, आपका जो भी मतलब अर्हता है या पात्रता रखने वाली सभी चीज़ें, मतलब जैसे शैक्षणिक योग्यता, आप ये तारीख तक अगर मान के चलो आप 10वीं हैं, ठीक है, और आपका 21 साल होना चाहिए। ठीक है, और लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, ये सब 4 मार्च 2025 से तक का होना चाहिए। ठीक है, ना कि उसके बाद का आपको यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा, उससे पहले का ही आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स या शैक्षणिक अर्हता जो भी है वो सब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये यही बता रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट बिंदु को मैं पहले से मार्क करके रखा हूँ ताकि चूक ना जाए, किसी प्रकार का मिस ना हो जाए, छूट ना जाए करके। ठीक है, तो ध्यान दें, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, आप चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए 4/3/2025 का पात्रता, अर्हता, आयु भी इसी के अनुसार आपका कट ऑफ तिथि है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय या नागरिकता भारत के ही होने चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, पहले भी बता दिया है। ठीक है, रिक्तियां, कौन कौन से पद के लिए यह भर्ती या नोटिफिकेशन जारी किया? आरक्षक चालक तथा आरक्षक चालक तथा आरक्षक चालक चा पंप ऑपरेटर। ठीक है, ये आरक्षक दोनों आरक्षक ही है, लेकिन यहाँ पे चालक और चालक सा पंप ऑपरेटर, ये दो प्रकार का यह भर्ती है। ठीक है, अब देख सकते हैं। तो इसके बाद आता है यहाँ पे पद का नाम और श्रेणी, किसके लिए कितना सीट है। ठीक है, या फिर पद है, वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ आरक्षक चालक, ठीक है, जो आरक्षक चालक है, ये भर्ती तो सीधी भर्ती है। ठीक है, यहाँ पद का नाम यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जनरल के लिए, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, EWDS है। ठीक है, और ये सर्विस मैन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पद दिया और यहाँ पे उनकी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम आरक्षक चालक का है। ठीक है, और यहाँ जनरल दिया हुआ है 344 पद जनरल के लिए। ये जो पोस्ट है ये आरक्षक चालक 344 पोस्ट है। अनुसूचित के लिए 126 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 63 है, और यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 228 है, EWD के लिए 84 है। ठीक है, और यहाँ कुल इस प्रकार से होते हुए यहाँ पे आपका आरक्षक चालक 845 पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए इसका 10%। ठीक है, जो टोटल पोस्ट है उसका 10% इनके लिए, जो भूतपूर्व सैनिक के लिए। ठीक है, उनका 85 पोस्ट दिया हुआ। और यहाँ आरक्षक चालक साफ पंप ऑपरेटर के लिए जनरल के लिए 116 है, अनुसूचित के लिए 41 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75 है, और इसी प्रकार से EWS के 27, और इनके लिए कुल टोटल है 279। ठीक है, 279, और यहाँ पे रिजर्व के लिए 28, जो भूतपूर्व सैनिक के लिए। इस प्रकार से होते हुए यहाँ पे उनका भूतपूर्व के लिए टोटल 113 है, और यहाँ प्रेस नोटिफिकेशन या फिर भर्ती है 1124 सभी के लिए मिला के। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पे उसी संबंधित दिया हुआ है आरक्षक। ठीक है, आप देख चाहे तो इसको आप देख सकते हैं, बाकी इसी से संबंधित बहुत सारा वो जगह में दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर दी गई रिक्तियों की संख्या संभावित है। ठीक है, कभी भी इसको समय से हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो भी है संशोधन की रिक्तियों में यदि कुछ अंतिम चरण या परिणाम की घोषित से पहले इसके वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा, अगर बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, तो यही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पद वर्दी है, और पद वर्दीदारी है पूर्णतः अस्थायी है, परंतु ये स्थायी किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थायी भी किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेंशन वंशन की बात भी हो रही है। ठीक है, नियुक्ति के लिए चयन अभ्यर्थियों को भारतीय क्षेत्र और विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ भर्ती होंगे आपको भारत या फिर किसी भी विदेशी क्षेत्रों में भी आपका तैनात किए जा सकते हैं या ड्यूटी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यही बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है
तो यहाँ अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूडी भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है। ठीक है, जो भी मतलब सरकार की सब सरकारी भर्ती होती है उनके लिए जो भी आरक्षण रहता है उसी के हिसाब से यहाँ पर भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आपका अभ्यर्थी आवेदन पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जारी पहचान प्रमाण पत्र, आयकर, पैन कार्ड, ठीक है, भरना सूचित करेंगे। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम में आपको किसी भी प्रकार का ये सब जो ID दिया वो ID आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और लास्ट में आपका बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो आपको पहचान पत्र कोई भी देंगे तो आपको बाद में एग्जाम देते टाइम ये पहचान पत्र लेके जाना होगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी को उपयुक्त जांच समीक्षा के लिए PST PET दस्तावेज का ट्रेड परीक्षा समय अपने सभी मूल शैक्षणिक, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, अन्य सभी प्रकार के साथ लाना होगा। कोई भी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी डिटेल आप यहाँ भरते हैं फॉर्म भरने में जो भी लग रहा है, जो भी ID दे रहे हैं आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। कब? जो दस्तावेज परीक्षण के टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ तो अगर नहीं ले जाते हैं या प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको ये निरस्त कर दिया, किसी भी प्रकार अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का भी यदि आप अपील करते हैं तो भी आपको स्वीकार या फिर मान्यता नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आरक्षक श्रेणी अभ्यर्थी के संबंध में विवरण जाति प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी उस संबंधित आरक्षक रिक्त पद अधीन भर्ती प्रक्रिया में बने रहने के लिए अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, ये आपका आवेदन पत्र भी आपके कैटेगरी का जो आरक्षण है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाएंगे। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, संबंधित स्थान, गांव, कस्बा, जिले में वे संबंधित हैं। ठीक है, आप जो भी जाति प्रमाण पत्र है वहां से ये मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक अर्हता। ठीक है, तो अथवा विश्वविद्यालय या लिखा अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समतुल्य होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक माने 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधिसूचना की प्रति संकलन करे जैसे वह शैक्षणिक योग्यता केंद्र सरकार के तहत मैट्रिक 10वीं कक्षा के समकक्ष घोषित किया हो। ठीक है, ये आपका मैट्रिक आपका बेसिक क्वालिफिकेशन आपका 10वीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अभ्यर्थियों के पास निम्न प्रकार के वाहन ड्राइविंग वैध लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन, हल्के मोटर वाहन, गैर सहित मोटरसाइकिल। ठीक है, उसके संबंधी जो यातायात के जो नियम है यहाँ लिखा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत के जो रूल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कम से कम 18 साल होना चाहिए और सार्वजनिक स्थान वाहन नहीं चला सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु ना सार्वजनिक वाहन स्थानों पर वाहन नहीं चला सकते हैं और 20 वर्ष से कम आयु कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यातायात वाहन नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ये सार्वजनिक अलग है और ये यातायात वाहन 20 वर्ष से कम के आयु सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बिंदु दिया काम है किसी भी व्यक्ति के यातायात वाहन चलाने के लिए तब तक लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है जब तक उसके पास कम से कम 1 साल के लिए हल्के मोटर वाहन चलाने तो ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो 1 वर्ष का कम से कम लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। तो उसके बाद नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दिया, यदि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, यदि आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है और अभी अभी बना है तो उसको आप इस बिंदु को ध्यान देंगे खा और का। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस मोटर वाहन अधिनियम उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा सकता। जो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस का अवैध समझा जाएगा उसकी अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये सभी मतलब मोटर वाहन के अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया तो इनका ऐसे जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें यही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका अपना लाइसेंस चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे का भी बिंदु वही बोल रहा है कि आपका विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ 3 प्रकार का लाइसेंस है। ठीक है, भारी मोटर और हल्का यातायात और गैर वैध मोटरसाइकिल के। ठीक है, उसी को बोल रहा है विभिन्न लाइसेंस की जारी किए जाने की तिथि एक समान है या लाइसेंस पर दर्शाए नहीं गए। देख, इसमें तिथि की बात कर रहे हैं, समय। ठीक है, यदि वो आपका सब एक ही समय या एक ही डेट पे बना है या फिर उसमें तिथि नहीं दर्शाई या फिर डेट नहीं दर्शाए गए हैं तो ऐसे में आपको यहाँ कार्यालय RTO द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं किए तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है लाइसेंस वैध है तथा उस पर प्रत्येक आपका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, कि इस डेट पे अलग अलग डेट पे बना है। उसके बाद यहाँ पे अनुभव की बात कर रहे हैं। भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन, हल्के मोटर वाहन और गैर वाले मोटर वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से दिया और वो जो ये 3 वर्ष कब होगा आपको
4/3/2025 से पहले का आपको डेट को निर्धारित करना होगा। इस डेट से आपको 3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तहरीरी मापदंड की बात करें तो यहाँ पे आपका सामान्य खामे दिया है, ठीक है। सामान्य, अनुसूचित और ईडब्ल्यू व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए केवल नीचे का, मतलब इनको छोड़ के ना, इनको छोड़ के ये जो भी दिया है सामान्य, अनुसूचित जनजाति या फिर ईडब्ल्यूएस व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए कितना है 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, छाती 80 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और टोटल 80 से 85 सेंटीमीटर फूलना चाहिए छाती आपका, ठीक है। ये आपका स्पेशल इनके लिए छूट है जो नीचे दिया हुआ है। इनको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और पुलअप की बात करें तो 78 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर, टोटल 78 से 83 के बीच में इनका माप दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार ये और अन्य बहुत सारे मतलब इन क्षेत्रों से आप यदि आप बिलोंग करते हैं या फिर रहते हैं तो आपके लिए ये, ठीक है, इसको और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए 160 दिया हुआ है, ठीक है। 176 सेंटीमीटर फुला हुआ है और 5 फुलाने नॉर्मल है और 5 फुलाने से आपको 81 सेंटीमीटर होगा, ये अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। उसके बाद बाकी भूतपूर्व के लिए और कुछ भी दिया है, इसी की मानदंड है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी प्रकार का नेत्र से प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैं मार्क नहीं किया हूँ, यदि आपका किसी भी प्रकार का नेत्र से प्रॉब्लम है या ऑपरेशन वगैरह है तो ड्रिट्टी में, तो ये आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। ये आप अगर नेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार से आपका संबंध है तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद टैटू की बात करें, यहाँ टैटू दिया है, ठीक है, आप इसको भी देख लेंगे, क्योंकि यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास टैटू है तो आप कहाँ होने पर आपको मान्यता मिलेगा और कहाँ होने पर आपका निरस्त होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको रोक के, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें, ठीक है, आवेदन कैसे करें, तो ये सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है, आप वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आप भर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है और सब जगह दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्रत्येक भर्ती खंड क्षेत्र अधिकार के तहत राज्य और संघ क्षेत्र के नीचे वर्णित किया गया है, ठीक है। कौन से राज्य का सेंटर कहाँ पे दिया हुआ है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। राज्य संघ क्षेत्र का नाम यहाँ पे दिया और आवेदन प्राप्त करने का केंद्र यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश दिया हुआ है तो इसका मध्य खंड है, ठीक है। तो भर्ती खंड का नाम या ये मध्य खंड है, उसके बाद ये यहाँ लिखा है ये है, ठीक है। मध्य क्षेत्र में भिलाई 3री आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट उत्तरी और जिला दुर्ग, ठीक है। और इस ईमेल आईडी भी यहाँ दिया, आप किसी भी प्रकार का कुछ मेल करना है तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी राज्य का दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ ऑनलाइन आवेदन पत्र। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज को अपलोड करने से यहाँ पे पूरा उनका क्या क्या अपलोड करना है और कितना साइज का अपलोड करना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ फिर दिया है आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फोटोग्राफ को अपलोड करना JPEG, ठीक है। JPG और JPEG दोनों फॉर्मेट होता है और इसमें लेकिन JPEG बोल रहा है, ठीक है, ये बता रहा है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए इसका, ठीक। फोटो का जो साइज है 20 से 50 KB के होना चाहिए। हाल ही स्कैन किया गया रंगीन, ठीक है, पासपोर्ट फोटो जिस पर फोटो खींचने की तिथि छपी हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे फोटो जो खींचते हैं उसका डेट भी होना चाहिए, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी रंगीन फोटो होना चाहिए, 20 से 50 KB होना चाहिए और फोटो खींचने का डेट भी नीचे छपना चाहिए, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है, इस बिंदु में। उसके बाद आता है 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो फोटो का साइज है, जो लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ पे बता रहा है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, जो पासपोर्ट फोटो के बराबर ही है, ठीक है। फोटो बिना चश्मा के होने चाहिए और दोनों कान दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये हर जगह जहाँ पर भी आप ऐसे सरकारी काम होता है यहाँ पे ये बिंदु इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। टोपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और चश्मे यहाँ लिखा है फोटोग्राफी बिना टोपी चश्मे के होने चाहिए और दोनों कान दिखाई देना चाहिए। उसके बाद फोटो पर फोटो लेने की तिथि स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। धुंधली तस्वीरें आवेदन पर भी अस्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। देख यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, फोटो के लिए इतना रूल दिया हुआ है, ठीक है। 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का जो पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। टोपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर चश्मे पहने हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन दोनों कान दिखाई देना चाहिए और फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और फोटो में डेट छपी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट सेम फॉर्मेट में है,
ठीक है। और इसका साइज है 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। अपाठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदन को आविष्कार किया जाएंगे, ठीक है। जो स्पष्ट नहीं है, धुंधला धुंधला है, तो आप इसको निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद अपलोड करने वाली दस्तावेज, ठीक है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभ्यर्थी को अपनी आयु, ठीक है, आयु से संबंधित कोई भी दस्तावेज अपलोड करना है। शैक्षणिक अर्हता मतलब आपके कौन से क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे कि 10वीं का है। आदिवास मतलब आदिवास प्रमाण पत्र, ठीक है, इसमें जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास आदिवास प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है, ठीक है। संबंधित दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में स्कैन करके 1 MB ना हो, ठीक है, इसको स्कैन करेंगे और 1 MB से नीचे नहीं मतलब ऊपर ना होना चाहिए, ठीक है। इसको KB में ही रख लेना, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। 1 MB बोल रहे थे, उसको KB में ही रख लेना, ठीक है। 800 900 जो भी KB आपका बनता है, इस प्रकार से आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आधार पर अपनी प्रथम और दूसरी वरीयता देकर चालक आरक्षक और आरक्षक चालक और आरक्षक सह चालक पंप ऑपरेटर पदों की उपयुक्त पैरा 1 पॉइंट का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको ऑनलाइन भर्ती टाइम इस प्रकार से शो करेगा, बता रहा है, ठीक है। तो आरक्षक चालक प्रथम वरीयता, आरक्षक DCPO द्वितीय वरीयता, इस प्रकार देगा। या तो फिर ए पहले दिया रहेगा या फिर नीचे का पहले दिया रहेगा, ठीक है। आपको जो भी मतलब चॉइस करना, आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और एक बिंदु दिया, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थी को यह अवश्य जांच कर लेना चाहिए कि कट ऑफ तिथि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक सभी मानदंड, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ें आप चेक कर लेंगे, सब कुछ आप मानदंड अभ्यर्थी का पात्रता रखते हैं तो तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आप कभी किसी भी स्टेज में आप कट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है आवेदन शुल्क के माध्यम से, ठीक है। यहाँ अनारक्षित EW और आरक्षण पिछला वर्ग अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क कितना रहेगा, 100 रुपया रहेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं, जनरल, EWDS और आरक्षित पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इनके लिए 100 रहेगा। और अनुसूचित या एक सर्विसमैन के लिए आपका छूट, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये अंतिम तिथि है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी दौरान, ये तो बैंक चालन का, अगर बैंक से आप चालन करने चाहते हैं तो बैंक कार्य घंटों के दौरान बैंक में नगद रुपये कर सकते हैं, बशर्ते हैं कि उनकी चालन 4/3/2025 से पहले जनरेट कर दी गई हो, ठीक है। इस प्रकार से आप ये शुल्क वापसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक बार भुगतान किए जाने के बाद अब किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा, ठीक है। बैंक के लिए यथा लागू शुल्क अलावा पर शुल्क का बार अभ्यर्थी वहन किए जाएंगे, ठीक है। जो आप यदि बैंक से किसी भी प्रकार का चार्ज लिया जाता है तो वो आपको अलग से यहाँ पेमेंट करना होगा, वो आपका अलग से रहेगा 100 रुपया को छोड़ के, ठीक है। और शुल्क हो जाने के पर आपका किसी भी प्रकार का यह वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रवेश पत्र बोल रहा है, ये आपको ये आपका सब कुछ सही होने पर ही तदनुसार अगला परीक्षण प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ PET PST और दस्तावेजीकरण वाटर परीक्षा में पूरा कंप्लीट हो जाने पर प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, बोल रहा है, ठीक है। जो भी है आपका वेबसाइट में, इसी वेबसाइट में आपका प्रवेश पत्र, ठीक है, ये प्रवेश पत्र प्रिंट आउट कर लेंगे इस वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद आता है, ये भी उसी से संबंधित बोल रहा है, परीक्षा ट्रेड परीक्षा PET के दस्तावेज 1 सप्ताह पहले आपका यहाँ पे आवेदन पत्र प्रवेश पत्र आपको इस वेबसाइट पे, ठीक है, ये केंद्रीय CISF की वेबसाइट में परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, बोल रहा है, ठीक है। आपको प्रवेश पत्र के अलावा 4 नवीन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 3 तारीख से 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, नया फोटो होना चाहिए, ID लेके जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी आप परीक्षा फॉर्म भरते टाइम दिए हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, ठीक है, ये सब का आपका ड्राइविंग लाइसेंस सभी मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट में यहाँ देखते हैं कि आपका सबसे पहले हाइट बार, ठीक है, हाइट से जो होता है ना, हाइट नापने वाला, उससे गुजरना होगा, उसको आप यहाँ पे पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। परीक्षा की जो भी मतलब शारीरिक दक्षता है, यहाँ पे 8 मीटर दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में होगा, लंबी कूद 11 फीट 3 बार देगा, ठीक है। 3 अवसर हैं, 3 बार आपको कूदने का मौका मिलेगा। ऊंची कूद है 3 फीट 6 इंच है, ये भी आपको 3 बार दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे फिजिकल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहाँ परीक्षा का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा, आपको कुल अंक 50 है, आहरक 25 है, ठीक है। भारी वाहनों के लिए यहाँ 50 है, फिर भी 25 दिया है, ठीक है। मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे 30 में से 15 है, ठीक है।
परीक्षा ट्रेड में तभी मैट्रिक स्थान की निर्धारण की जाए। ये आपके ये जो परीक्षा है आपको मैट्रिक चयन करने में मेरिट के हिसाब से इसका नंबर नहीं दिया गया, ये सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन के लिए है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ट्रेड परीक्षा केवल आहार के लिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है, ना कि इसको मेरिट सूची में अंक जोड़े जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, आपका लिखित परीक्षा OMR सीट या CBT कंप्यूटर या फिर OMR सीट में किया जाएगा, यही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, आपके परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट में और कितना समय दिया जाएगा वो भी दिया है। सामान्य ज्ञान या जागरूकता प्रश्नों की संख्या 20 और 20 नंबर का अंक मिलेगा। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। प्रारंभिक गणित का ज्ञान ये भी 20 है। ठीक है, विश्लेषणात्मक योग्यता ये भी 20 है, 20 नंबर का ही होगा। समझने एवं भेदभाव करने की क्षमता ये भी 20 है, और यह अंग्रेजी हिंदी का बुनियादी ज्ञान ये भी 20 है। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर या 100 प्रश्न 100 नंबर और 120 मतलब 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी वस्तुनिष्ठ, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप बेझिझक आप सभी को टिक करके आ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्क नहीं है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें दिया है कितना % आपको कौन सी कैटेगरी के लिए कितना क्वालिफिकेशन का मार्क दिया आप यहाँ दे सकते हैं। सामान्य EWS के लिए और ES एक्स सर्विसमैन के लिए 35% यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, यहाँ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग 33 लाना होगा। ठीक है, मतलब 100 में आपको जो ऊपर के जो कैटेगरी है, ठीक है, जो कैटेगरी है इनको आपको 100 में 35 नंबर लाना चाहिए, और इनको जो नीचे अनुसूचित और अन्य पिछड़े इनको 100 में 33 नंबर लाना चाहिए। आपका ये एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि 35% है 100 का, ये 33% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट बिंदु है आपके लिए मैं मार्क करके रखा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, पूछताछ करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा है बट लेकिन इसमें आपको कुछ सही जानकारी मिला हो। वीडियो में इतना ही दोस्तों, इतना समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हैं, इसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा।